नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इससे पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कंप्लीट कर चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कंप्लीट कर चुके हैं, और उसी क्रम में आज हमारे तीसरे जो नेता है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, तीसरे जो क्रांतिकारी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बात करें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनसे संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो बहुत ही कम हैं। जैसे हमने महात्मा गांधी को जब पढ़ा था तो हमें 3 वीडियो वहाँ पर बनाने पड़े थे। उसके बाद में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा था तो एक ही वीडियो में 20-25 मिनट के वीडियो में हमने कंप्लीट पंडित जवाहरलाल नेहरू कवर कर लिया था। उसी तरह से आज का ये जो वीडियो है और भी छोटा होने वाला है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो जानकारी हमें याद करनी है वो बहुत ही कम है। तो चलते हैं आज के इस पॉइंट की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर इनको रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया है, पहले नंबर पर महात्मा गांधी, दूसरे पर हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे पर है वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में किसान परिवार में हुआ था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि जन्म कब हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के नडियाद नामक स्थान पर हुआ था और किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1908 की हम बात करते हैं तो 1908 में लंदन से प्रथम श्रेणी से बैरिस्टर की परीक्षा पास की। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तीनों में ही एक बात आपको कॉमन लगी है कि तीनों ने वकालत की परीक्षा की तैयारी करी है, वकालत की पढ़ाई करी है। और उसी क्रम में 1908 में ये भी लंदन से प्रथम श्रेणी से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और भारत में आकर के अहमदाबाद से इन्होंने वकालत की शुरुआत करी थी। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत की शुरुआत कहाँ से करी? तो हमारा आंसर होगा अहमदाबाद से, क्योंकि गुजरात के रहने वाले थे और वहीं पर उन्होंने अहमदाबाद में अपने वकालत कैरियर की उन्होंने शुरुआत करी थी। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी अच्छे वकील थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की इनकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से इनको मिलती है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा इनको महात्मा गांधी के विचारों से मिलती है। इससे पिछले वीडियो में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी क्रांतिकारी गतियों में सम्मिलित होने के लिए और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली थी? तो उनको भी महात्मा गांधी से ही मिली थी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यदि प्रश्न पूछा जाता है सिंपल सा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के विचारों से। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे इनसे संबंधित तथ्य हैं कि 1908 में प्रथम श्रेणी से बैरिस्टर की परीक्षा लंदन से इन्होंने पूरी करी, वकालत की शुरुआत इन्होंने अहमदाबाद से करी, इनका जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की जो प्रेरणा है इनको महात्मा गांधी के विचारों से मिलती है। अब आंदोलनों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इनके जीवन का जो आंदोलन था वो था खेड़ा संघर्ष, जिसके बारे में हम महात्मा गांधी के जो टॉपिक थे वहाँ भी पढ़ा था कि खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था, नेतृत्व किया था। तो इसके खेड़ा आंदोलन की जो जानकारी है वहाँ मैंने आपको बता दी थी। यहाँ हम सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पहला और सबसे बड़ा योगदान 1918 के खेड़ा संघर्ष में हुआ था। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सर्वप्रथम कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया था, कौन से संघर्ष में इन्होंने हिस्सा लिया था? तो 1918 का जो खेड़ा संघर्ष था, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी आंदोलन में हिस्सा लिया था और सबसे बड़ा जो योगदान है वो भी इसी आंदोलन में इन्होंने दिया था। और इस आंदोलन की हम बात करें तो पटेल जी को सफलता मिली और सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ पर आपको की मात्रा लगानी है। तो इसमें पटेल जी को सफलता मिलती है और सरकार को झुकना पड़ा।
ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछ लेता है कि सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन से आंदोलन में सफलता मिली। तो वहाँ पर भी हमें याद रखना है कि जो खेड़ा आंदोलन था, खेड़ा संघर्ष था, उसमें इनको सर्वप्रथम सफलता मिलती है और इनकी जो मांगे थी उन मांगों को सरकार को मानना पड़ता है और सरकार को आखिरकार इनके सामने झुकना पड़ता है। दूसरे आंदोलन की बात करें तो दूसरा जो इनका प्रमुख आंदोलन रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वो रहा है बारदोली सत्याग्रह। तो 1918 के बाद में 1928 का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ गुजरात का प्रमुख किसान आंदोलन था। तो ये जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन है ये क्या था? ये किसान आंदोलन था। और कहाँ का किसान आंदोलन था? गुजरात का प्रमुख किसान आंदोलन था। और कब हुआ? 1928 में हुआ। उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम चालू था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में होने वाला गुजरात का ये प्रमुख किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। और हमारे ऑप्शन में जो हमारे 4-5 जो व्यक्तित्व उनको रख देता है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन ऑप्शंस में से हमें किसको चूज करना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बारदोली किसान आंदोलन की प्रमुख बातें ऊपर हमने पढ़ ली, कब इसकी शुरुआत होती है, कैसा ये आंदोलन था, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। दूसरे नंबर पर हमें इसके नेतृत्वकर्ता का हमें पता रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बारदोली मामले की जो जांच है, कि जैसे ही आंदोलन होता है और किसान और इनके नेतृत्वकर्ता मांगे उठाते हैं, तो इसकी जांच के लिए कौन कौन से अधिकारियों को भेजा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? तो बारदोली मामले की जांच के लिए ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के द्वारा इसकी जांच की गई थी, इनको भेजा गया था। दोनों नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये जो आंदोलन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। तो इस आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी मैंने नोट्स में शामिल किया है। और जो इनकी जो लगान में वृद्धि की गई थी 22% की, उसको घटा करके 6.3% कर दी गई। तो ये भी मैंने इसीलिए लिखा है कि बारदोली किसान आंदोलन जो था उसमें जो लगान की दरें थी कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत कर दी गई थी? तो 22% से घटा करके और 6.3% तक कर दी गई थी। यहाँ से जो कूड़ चयन वाले प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न बनने के आसार ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बारदोली किसान आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें रखनी है। कहाँ से शुरुआत होती है, नेतृत्व किसने किया, जांच के लिए कौन कौन से अधिकारी आए और लगान की दर कहाँ से कहाँ तक कम की गई। तो सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर ये नोट्स केवल 2 पेज हमें याद रखना है। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन के बाद मिली? तो सबसे पहला उत्तर तो यही हो जाएगा कि बारदोली किसान आंदोलन से इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा प्रदान की गई? तो वहाँ की जो महिलाएं थी उन महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई। इसीलिए इनके नाम के जो साथ है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इस आंदोलन में इनको बहुत बड़ी सफलता मिलती है और इसी सफलता के कारण वहाँ के जो स्थानीय महिलाएं हैं उन्होंने इन्हें सरदार कहकर बुलाया, सरदार की उपाधि प्रदान करी। यहाँ पर इस आंदोलन से संबंधित एक वाक्यांश है महात्मा गांधी का कि इस तरह का संघर्ष हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचने में ये जो संघर्ष है वो ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। तो ये कथन किसका है? तो हमारा आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी का। और कौन से आंदोलन, कौन से संघर्ष के बारे में है? तो बारदोली किसान आंदोलन के बारे में ये वाक्यांश महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य जो क्रांतिकारी नेता थे, वहाँ के जो स्थानीय किसान थे, सबके सहयोग से सफलता मिलती है और इसी सफलता को देख करके महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। तो इस तरह से बारदोली किसान आंदोलन के बारे में संपूर्ण जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन हो, चाहे वह स्वराज आंदोलन हो, चाहे वो दांडी यात्रा हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी प्रमुख आंदोलनों में सरदार पटेल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जब हमने महात्मा गांधी को पढ़ा था तो वहाँ भी आपने देखा था, और आप स्वयं भी जब महात्मा गांधी को पढ़ते हैं तो इनके जो प्रमुख जो साथी थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। तो हर आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी महात्मा गांधी जी का भरपूर योगदान दिया था, सहायता करी थी। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 29 मार्च 1931 को हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन की पटेल जी ने अध्यक्षता की। तो जैसे हमने देखा कल नेहरू वाले पोर्शन में कि नेहरू जी ने 3 बार राष्ट्रीय अधिवेशनों की अध्यक्षता करी, उसी तरह से यहाँ से प्रश्न बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और कराची अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते, जिसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, गांधी जी के साथ हमने पढ़ा था दिल्ली समझौता, को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इस पॉइंट से वो यही बनता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी या अनुमोदन किया गया था। तो वहाँ पर भी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कराची अधिवेशन में। या फिर थोड़ा सा और इसको आगे करके प्रश्न पूछे तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति कराची अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में दी गई थी। तो वहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बारदोली किसान आंदोलन में भी एक वाक्य लिया था, एक कथन लिया था महात्मा गांधी का। उसी तरह से जो कराची अधिवेशन है यहाँ पर भी महात्मा गांधी जी सम्मिलित हुए थे, और यहाँ पर भी उन्होंने एक वाक्य कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ कहा था गांधी जी ने? कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरे सत्याग्रही बने थे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी थी, और इनके जो प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे बने थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे जो हम पढ़ चुके हैं, और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का भरपूर सहयोग इन्होंने दिया था। कराची अधिवेशन की हम बात कर रहे थे, तो कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने 2 मुख्य प्रस्तावों को अपनाया था, और कांग्रेस के लिए दोनों ही जो प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण थे कि मूलभूत राजनैतिक अधिकारों के प्रस्ताव को इन्होंने अपनाया था, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में कि आर्थिक उन्नति कैसे की जा सकती है, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको आर्थिक फ़ायदा किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, इस तरह की बातें उसमें की गई थी। और मूलभूत राजनीतिक में राजनीतिक जो चीज़ें थी उनके बारे में चर्चा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है भारत के इतिहास में, वो भारत के एकीकरण का रहा है। आज़ादी के बाद 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीन करके पटेल जी ने भारतीय एकता का निर्माण किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान और सबसे बड़ा जो कार्य है वो यही था कि 562 रियासतें थी उस समय, तो उनको मिला करके और एक राष्ट्र का निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। तो जिस तरह से हमने हर व्यक्तित्व के लेखन के बारे में भी पढ़ा है, तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लेखन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इनके लेखन से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कौन कौन से लेखन प्रसिद्ध हैं? पहला है भारत विभाजन, दूसरा गांधी नेहरू सुभाष, तीसरा आर्थिक एवं विदेश नीति, चौथा है मुसलमान और शरणार्थी, पांचवा है कश्मीर और हैदराबाद। तो ये पांचों की पांचों जो रचनाएं हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध ये रचनाएं हैं। 1991 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1991 मरणोपरांत इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। इनके जन्म दिवस की हम बात करें तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। और राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 2014 में हुई थी, 31 अक्टूबर 2014 से। और कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत हुई थी। इन्हीं की स्मृति में एक गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शुभारंभ किया गया है। इनकी एक मूर्ति बनाई गई है जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है और इसका जो शिलान्यास है वो 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे। उस समय इसका शिलान्यास किया गया था और कहाँ किया गया था? नर्मदी नदी के किनारे किया गया था। देहांत की बात करें तो 15 दिसंबर 1950 को इनका देहांत हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।